प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में आयोजित पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों के 56वें सम्मेलन में ले रहे हैं हिस्सा। इस बार सम्मेलन हाइब्रिड मोड में किया जा रहा है आयोजित। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में उत्तर प्रदेश पहुंचा 6ठे स्थान पर। सर्वेक्षण में प्रदेश के 18 शहरों को प्रतिष्ठित पुरस्कारों से किया गया सम्मानित। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए पर्यावरण मंत्रालय से मिली मंजूरी। टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र शुरू होगा निर्माण कार्य। और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर में गो आश्रय स्थल का किया लोकार्पण। कहा, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए सरकार तेजी से कर रही है विकास कार्य। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार बिंद्रा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में आयोजित हो रहे पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 56वें सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार ये सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित हो रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके बताया कि लखनऊ में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह एक महत्वपूर्ण मंच है जिसमें हम अपने पुलिस ढांचे के आधुनिकीकरण पर व्यापक विचार विमर्श कर रहे हैं। सम्मेलन में साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद, मादक पदार्थों की तस्करी में उभरते रुझान, जेल सुधार सहित कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। पीएम मोदी आज भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ने 2014 से डीजीपी सम्मेलन में गहरी दिलचस्पी ली है। पहले की प्रतीकात्मक उपस्थिति के विपरीत वे सम्मेलन के सभी सत्रों में भाग लेकर स्वतंत्र और अनौपचारिक चर्चाओं को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे शीर्ष पुलिस अधिकारियों को देश को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीति निर्धारण और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सीधे जानकारी देने का अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार 2014 से वार्षिक सम्मेलन को दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया है, जिसे परंपरागत रूप से दिल्ली में आयोजित किया जाता था। 2020 का डीजीपी सम्मेलन एक अपवाद है जिसे वर्चुअल तौर किया गया था। सम्मेलन को 2014 में गुवाहाटी में, 2015 में धोर्डो कच्छ की खाड़ी, 2016 में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, 2017 में बीएसएफ अकादमी टेकनपुर, 2018 में केवड़िया और 2019 में आईआईएसईआर पुणे में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश के 18 शहरों को देश के प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने पर राज्य की जनता को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित स्वच्छता अभियान के फलस्वरूप साफ सफाई के संबंध में उत्तर प्रदेश सहित देश में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता सृजित हुई है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव 2021 में प्रदेश के 18 नगरों को सम्मानित किया गया। इसके तहत वाराणसी को नंबर 1 बेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार प्रदान किया गया। वाराणसी को यह पुरस्कार 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की श्रेणी में दिया गया। 1 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कन्नौज को नंबर 1 बेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार मिला। प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीजन फीडबैक का पुरस्कार दिया गया। मेरठ को 10 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी तथा इसी श्रेणी में गाजियाबाद को बेस्ट बिग सिटी इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ मेरठ कैंट को 1 लाख की आबादी वाले शहर की श्रेणी में इंडियाज क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही वाराणसी कैंट को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की श्रेणी में बेस्ट कैंटोनमेंट इन सिटीजन फीडबैक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी तरह गार्बेज फ्री सिटी शहरों की श्रेणी में प्रदेश के 5 शहरों को स्टार रेटिंग का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें 10 लाख की आबादी से अधिक शहरों की श्रेणी में लखनऊ एवं गाजियाबाद को, 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में नोएडा, अलीगढ़ एवं झांसी को स्टार रेटिंग का पुरस्कार मिला। ज्ञातव्य है कि प्रदेश में विगत स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 7वीं रैंक हासिल की थी। इसमें प्रगति करते हुए वर्तमान सर्वेक्षण 2021 में प्रदेश की रैंकिंग 6ठे स्थान पर रही। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए दिनांक 20 नवंबर 2021 को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के सदस्य सचिव द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी जारी कर दी गई है। पर्यावरण एवं
वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना 2006 के अंतर्गत शेड्यूल में आच्छादित प्रोजेक्ट्स के निर्माण से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसी अधिसूचना के तहत यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी ली गई है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए टेंडर की प्रक्रिया पहले से ही गतिमान है। टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र ही एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल अनुमानित लागत 36,230 करोड़ है। इस परियोजना के विकास हेतु पीपीपी टॉल मोड पर डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एवं ट्रांसफर पद्धति पर निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। जनपद अलीगढ़ में राशन की दुकानों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण किया जा रहा है। पहले चरण में शहर की 196 दुकानों पर कैंप लगाए गए, जिससे टीकाकरण से वंचित रह गए लोग आसानी से कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी राजेश कुमार सोनी ने बताया कि 20 नवंबर से राशन वितरण की शुरुआत की जा रही है। ऐसे ग्राहक जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है, वह अपना आधार कार्ड साथ में ले जाकर कोटेदार की दुकान पर ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए शिविर में टीकाकरण करा सकते हैं। इन दुकानों पर एक दिन में 53,000 से अधिक टीके लोगों को लगाए गए हैं। लाभार्थियों का कहना है कि सरकार के द्वारा की गई यह अच्छी पहल है। जनपद में कुल 27 लाख यूनिटों पर प्रत्येक माह 2 चरणों में वितरण कराया जा रहा है। इस चरण में अंत्योदय और पीएचएस कार्ड धारकों को 2 रुपये किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये किलोग्राम चावल की दर से वितरण कराया जा रहा है। अंत्योदय कार्डों पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न और पात्रगृहस्थी राशन कार्डों पर 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस अवसर पर हमारे नगरीय क्षेत्रों के दुकानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का भी आयोजन किया गया है। जो भी व्यक्ति चाहें अपनी इच्छा अनुसार जाकर वैक्सीनेशन कैंपों पर अपना वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं। मेरा नाम भाईचंद शर्मा है। आज मैं राशन की दुकान पर राशन लेने आया। राशन वालों ने प्रेरित किया कि आप जाइए, आप पहले वैक्सीन लगवा के आइए। तो मैं सेंटर पर जाके वैक्सीन लगवा के आया। वहाँ जो है वैक्सीन लगवा के मैं दोबारा राशन लेने आया। उन राशन वालों ने मुझे राशन दिया और ये सरकार का अच्छा कदम है कि सबको फ्री वैक्सीन लग रही है। और मेरी लोगों से भी अपील है कि अपने जो है अपने परिवार के साथ सारे वैक्सीन लगवाएं। मेरा नाम मेहरून निशा है। मुझे उन्होंने समझाया था तो मैंने वैक्सीन लगवा लिया। ये अच्छा कदम है। राशन लेने आए थे तो बोला वैक्सीन लगवाओ, फिर वैक्सीन लगवाई, फिर राशन दिया। अच्छा काम है ये जो मोदी जी वैक्सीन लगवा रहे हैं फ्री। हम राशन लेने आए हैं। यहाँ पे लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और सभी को कहा जा रहा है राशन लेने से पहले वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और हम अपील करते हैं कि सभी जो आसपास के सभी लोग हैं कि वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। आज 20 तारीख से राशन का वितरण शुरू हुआ है। जो लोग वैक्सीनेशन कार्ड लेके आ रहे हैं उन्हें पहले दिए हैं राशन। जिनके पास नहीं है, कैंप लगा हुआ है हमारी दुकान पे, वो लोग लगवा रहे हैं और अपना राशन प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश सरकार शीतलहरी के दौरान समस्याओं से घिरे निराश्रित, असहाय और कमजोर वर्ग के लोगों की मदद के लिए आगे आई है। उसने ऐसे लोगों को ठंड से बचाने के लिए कंबल बांटने, अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था करने, उनको भोजन देने, अस्थायी आवास, वस्त्र और चिकित्सा की व्यवस्था के प्रयास तेज कर दिए हैं। पहले चरण में 350 तहसीलों के लिए कुल 19 करोड़ 25 लाख रुपए जारी किए हैं। सरकार की मंशा शीतलहरी में निराश्रित और असहाय लोगों का जीवन बचाना और उनको मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी के दौरान निराश्रित, असहाय और कमजोर वर्ग के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सार्वजनिक स्थल पर अलाव जलवाने और जरूरतमंदों को कंबल बांटने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। शीतलहर के कारण पैदा होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कंबल खरीदने हेतु प्रत्येक तहसील के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को शीतलहर में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए अलर्ट रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। मुख्य रूप से असहाय, निराश्रित और कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये विराम। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे। ऐड ऑन जो है, मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, hey! नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान के तहत 21 नवंबर से बूथ सदस्यता अभियान प्रारंभ करेगी। पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता बूथ सदस्यता अभियान में प्रत्येक दहलीज पर पहुंचकर लोगों को भाजपा के साथ जोड़ने का काम करेंगे। पार्टी 21, 27 व 28 नवंबर को बूथों पर विशेष अभियान चलाएगी। पार्टी का सदस्यता अभियान 20 नवंबर तक कैंप सदस्यता के माध्यम से प्रदेश में हजारों कैंप लगाकर भाजपा परिवार के विस्तार के साथ आगे बढ़ा और अब अभियान अपने द्वितीय चरण में बूथ सदस्यता अभियान के माध्यम से आगे बढ़ेगा। भाजपा घर घर में मेरा परिवार भाजपा परिवार का स्टिकर लगाएगी। पार्टी के बूथ सदस्यता अभियान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल सहित प्रदेश सरकार के मंत्री, पार्टी के प्रदेश से लेकर जिले तक के पदाधिकारी, सांसद, विधायक, आयोग, निगम बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्य, महापौर, नगर निगम पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष व पार्षद, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि समेत पार्टी के कार्यकर्ता आज से प्रारंभ होने वाले बूथ सदस्यता अभियान के तहत बूथ के प्रत्येक घर पर पहुंचकर 7505403403 पर मिस्ड कॉल कराकर भाजपा का सदस्य बनाएंगे। जबकि पार्टी 21, 27 व 28 नवंबर को बूथ पर विशेष सदस्यता अभियान चलाकर अपने पार्टी के सभी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तथा कार्यकर्ताओं की बूथ पर मौजूदगी सुनिश्चित करेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर के असोधर ब्लॉक में स्थित गो आश्रय स्थल का लोकार्पण किया। उन्होंने कल आवास दिवस के मौके पर लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया है। जनपद फतेहपुर आज लगातार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास महोत्सव करके मनाया जा रहा है। उन लाभार्थियों को आवास की चाबी और प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। पहला कार्यक्रम मेरा गौशाला का उद्घाटन था, दूसरा प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़क का शिलान्यास और ये आवास का है। और अभी पर्यटन विभाग से यहाँ के अश्वत्थामा मंदिर के लिए जो पैसा आया उसका भी शिलान्यास है। मेरा मानना ये है कि 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फोकस किया, अंत्योदय, जो अंतिम पंक्ति पर बैठा व्यक्ति है उसके पास तक विकास की किरण पहुंचना चाहिए। और आपने देखा होगा कि लगातार चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे गरीबों को मुफ्त में राशन का हो या अन्य कोई काम हो, लगातार सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के इस प्रदेश में बहुत तेजी से काम हुआ है। मैं फतेहपुर की बात करूं तो फतेहपुर में हर दिशा पर काम हुआ है, वो चाहे सड़कों पर हो, चाहे स्वास्थ्य पर हो, चाहे किसानों पर हो या अन्य योजनाएं हो। बहुत बड़ी तेजी से जनपद में योजनाएं आई हैं। विकास के स्तर को देखते हुए जितने भी उनको भी विकास लगातार करती जा रही है। जैसा कि असोथर क्षेत्र में हमारा ये अश्वत्थामा का जो मंदिर है, आज भी लोग ये कहते हैं कि इस मंदिर में अश्वत्थामा जी, क्योंकि तपोस्थली उनकी रही, आज भी वो दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और विकास के तौर पे अगर हम देखें तो आज भी माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा करवाया जा रहा, आज यहाँ शिलान्यास पूजन वगैरह भी था और इसके बाद इस मंदिर का पूरा अच्छी तरह से निर्माण हो। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी कन्नौज पहुंची। यहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में अध्यक्षता की। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सभी कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश बीमारों की श्रेणी में आता था, आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी वह किसी से छुपी नहीं। आज महिलाएं निश्चिंत होकर बाहर निकलती हैं, बेटियां सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि देश में चौतरफा विकास के काम हुए हैं। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहा है कि शिक्षा को हम बेहतर बनाएं, बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी काम किया है। आज उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें तो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, कानून व्यवस्था थी, बिल्कुल किसी से छिपा नहीं है। आज लोगों के बीच जाने के बाद महिलाएं खुश हैं कि आज हम बाहर जा सकते हैं, बेटियां स्कूल जा सकती हैं, सुरक्षा
सुरक्षा के साथ वो घर वापस आ सकती है। विकास के काम हुए हैं। अभी 4 दिन पहले आपने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, हम जिसे सोच नहीं सकते थे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन हुआ। साथ ही साथ एक्सप्रेस वे में इमरजेंसी लैंडिंग की हवाई पट्टी भी बनाई गई 2.5-3 किलोमीटर। तो इस तरह से हम देखें तो काफ़ी बदला है। वाराणसी में सेवा योजन कार्यालय द्वारा एक बृहद मंडलीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे वाराणसी मंडल से कुल 18,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। रोजगार मेले में रोजगार देने के लिए 84 कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए थे, जिसमें से कुल 3,842 लोगों को रोजगार दिया गया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर महीने एक जिले से कुल 2,000 युवकों को रोजगार दिया जाता है। प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। इस प्रकार से प्रतिमाह उत्तर प्रदेश में 1,50,000 के करीब युवकों को रोजगार मुहैया कराया जाता है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे सेवा योजन विभाग ने और उनके तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रयास करके यहाँ पर बृहद मंडलीय रोजगार मेला का आयोजन किया है। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में हमारे मंडल के युवा साथी यहाँ पर इस मेले का हिस्सा बन रहे हैं, अपने रोजगार की तलाश में यहाँ तक आए हैं और अभी शाम 4 बजे तक ये कार्यक्रम चलना है। यहाँ पर अभी कुछ नौजवान मित्रों को हम लोगों ने, जिनको कंपनियों ने चयन किया, उनको हम लोगों ने नियुक्ति पत्र भी दिया है और मैं विशेष तौर पर सरकार के तरफ से उन तमाम कंपनियों के अधिकारियों का भी मैं स्वागत करता हूं, जो बनारस बाबा विश्वनाथ की धरती पर यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने के उद्देश्य से यहाँ तक वो आए हैं। सर, मेरा नाम संगीता कुमारी, मैं काजीसरा गांव से, जिला वाराणसी, वर्धमान कंपनी से मुझे जॉब मिला। मैं इस कंपनी से बहुत खुश हूँ। मुझे इसमें पहल फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में सर्विस मिली है, रोजगार मिला है और मेरी यहाँ पे सैलरी जो है वो 12,500 है। देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा बच्चों को जागरूक करने के लिए हरदोई में गोष्ठी और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बच्चों से भविष्य में अच्छा नागरिक बनने के लिए कई बातें बताई। बच्चों को योग के से स्वस्थ रहने और खान पान पर ध्यान देकर पोषण के प्रति जागरूक रहने की सीख दी गई। इस अवसर पर आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानियों के दिए गए योगदान के प्रति बच्चों को जागरूक किया गया। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के प्रचार अधिकारी जय किशन परिहार ने देश में अमृत महोत्सव के साथ साथ लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मैंने यहाँ अपने डांस की प्रस्तुति अपने मित्रों के साथ की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया तो बहुत से लोगों ने राहत की सांस ली, इस उम्मीद के साथ कि अब किसान अपने घरों को वापस लौटेंगे। लेकिन किसान संगठन कानून वापसी के साथ घर वापसी इस नारे को भुलाकर अब अन्य मांगों के साथ अड़ियल रुख पर अड़े दिखाई दे रहे हैं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की अपील है। अपील किसान संगठनों से, किसानों से। नए कृषि कानून कृषि क्षेत्र में बेहतरी के लिए बनाए गए थे, लेकिन किसानों को समझा पाने में कहीं कुछ कमी रह गई थी। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को खुले मन से लोकतंत्र को मजबूती देते हुए नए कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की और किसानों से अपने घरों को लौट जाने का आग्रह किया। अब आप
अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने और अन्य कृषि संबंधित मामलों को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। बावजूद के प्रदर्शन में शामिल किसान संगठनों ने शनिवार को बैठक की और अपने अड़ियल रवैये को जारी रखने की बात कही। जो सरकार अपील करती है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। अभी तो पार्लियामेंट सेशन में ये जो 3 कानून का जो रेजोल्यूशन है वो रखा जाएगा, वहाँ पास होगा। इन बिटवीन हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम प्रेस के जरिए आपके माध्यम से सरकार को बताते रहे कि बाकी मुद्दों के ऊपर भी बातचीत करके कोई हल किया जाए। अभी जो हमारे प्रोग्राम थे वो पूर्ण रूप से प्रोग्राम 29 तारीख तक, वो 22 की लखनऊ पंचायत, 26 तारीख के यहाँ प्रोग्राम, 29 तारीख के पार्लियामेंट जाने का प्रोग्राम, वो अभी हमारे बादस्तूर जारी है। कानून वापसी के साथ घर वापसी की माला जपने वाले किसान संगठनों और नेताओं ने आंदोलन को लंबा खींचने के संकेत दिए हैं, जबकि सरकार किसानों सहित सभी पक्षों के साथ मिलकर देश के छोटे व सीमांत किसान, जिनकी संख्या तकरीबन 80% है, उनके हितों के लिए काम करना चाहती है। ऐसे में अब जिम्मेदारी किसान संगठनों पर है कि वे स्वार्थी हितों को दरकिनार कर अड़ने की बजाय सरकार के साथ संवाद को आगे बढ़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री द्वारा तीनों किसान बिल वापस लेने पर जनपद हमीरपुर में किसान यूनियन ने खुशी जताई है। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर, जो कि खेती किसानी के लिए जाना जाने वाला जनपद है, बुंदेलखंड में किसान 2 प्रमुख फसलें रबी व खरीफ की फसलें करते हैं। किसान बिल की वापसी की घोषणा पर जनपद के किसानों ने खुशी जताते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया है। और हम जो है कृषक हैं और कुल मिला के ब्राज कृषक में आते हैं। और रही बात ये कि ये मोदी जी ने जो कृषि बिल वापस किए हैं उसमें जो है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आदेश आया सरकार का कि तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए जाते हैं, तब से कृषि मैं यही देख रहा हूँ गांव में हर जगह कृषि का किसान जो है बहुत हर्षोल्लास में है। उन्होंने सराहनीय कदम उठाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो प्रधानमंत्री ने जो बिल वापस लिए कृषि कानून के जो तीनों बिल वापस लिए हैं, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सीतापुर के शहीद पार्क में आयोजित प्रादेशिक संस्कृत सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने कृषि कानून की वापसी पर कहा कि सरकार ने आंदोलनकारी किसानों के सम्मान में ये कदम उठाया है, लेकिन किसानों की भलाई और उनकी आय दुगनी करने का जो संकल्प लिया गया था उसे वापस नहीं लिया गया है। विपक्ष के पास में मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है विकास, और अन्य लोगों का जो मुद्दा है, कोई आज परिवारवाद पे, कोई क्षेत्रवाद पे, कोई संप्रदायवाद पे, कोई जातिवाद पे, इन आधार पर चुनाव को बदलने की कल्पना कर रहे हैं। ये विपक्ष, मैंने पहले कहा कि विपक्ष के पास में आज विकासवाद के नाम पर कोई मुद्दा नहीं है। आज वो ये कह नहीं सकते हमने शिक्षा के क्षेत्र में, हमने सुरक्षा के क्षेत्र में, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमने विभिन्न प्रकार की कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, हमने चारों तरफ चौमुखी काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का बागपत के किसानों ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री के फैसले को किसानों के हित में लिया गया फैसला बताया है। जो अन्य फैसले भी सरकार ने लिए हैं जिससे किसानों की आय बढ़ाई जा सके, उसके लिए भी किसानों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। कृषि कानून जो था इन्होंने माफ वो कर दिया, ठीक कर दिया। इससे किसानों को जो परेशानी थी वो हल हो जाएंगी। और बस जो एन बाग का विचार करेंगे, हमारे MSP मूल्य जो बढ़ा दिए हैं और उससे तो दर्द बढ़िया जाएगा भाई, यही है। फिर तो हम किसान बल्ले बल्ले हमारी। ये जो प्रधानमंत्री जी का फैसला है स्वागत योग्य, बहुत ही बढ़िया फैसला है। इसका आने वाले भविष्य में इसको मोदी जी को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। किसानों को जो है ये कृषि कानूनों के ऊपर जो है धरना चल रहा था, अगर प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कानून वापस ले लिए तो बहुत ही खुशी की बात है इसमें। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा किया प्रधानमंत्री जी ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
किसान आंदोलन का जिक्र आते ही लखीमपुर की घटना लोगों के जहन में आती है। न्यायालय के अधीन इस मामले की जांच चल रही है। प्रधानमंत्री ने जब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की तब यहां के किसानों में भी खुशी देखी गई। किसानों ने प्रधानमंत्री के इस निर्णय का स्वागत किया है और ये विश्वास व्यक्त किया है कि सरकार किसानों के हित लाभों को हमेशा सर्वोपरि रखेगी, कृषि को लाभकारी बनाएगी। जो सरकार 3 कृषि कानून लाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको वापस लिया। किसान इससे खुशहाल है और देश भी आगे बढ़ेगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देता हूं। हमारी सरकार ने जो 3 कृषि कानून लाई थी, आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन कानूनों को वापस ले लिया है, जिससे हमारे देश में व हमारे क्षेत्र के किसानों में काफ़ी खुशी की लहर है। से कुछ समय पहले जो 3 कृषि कानून हमारे देश की सरकार लाई थी हमारे देश में, उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वापस ले लिया है, जिससे हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िले में और हमारे देश में किसानों के अंदर खुशी का माहौल है और किसान इस कानून वापस लेने से बहुत खुश हैं। इसलिए हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। शनिवार को सिद्धार्थनगर जिले के स्थापना दिवस पर लगने वाला कपिलवस्तु महोत्सव एवं सांसद खेल महाकुंभ का केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह ने शुभारंभ किया। यह महोत्सव 20 से 24 नवंबर तक बीएसए कार्यालय ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि यह जिला पिछड़ा हुआ माना जाता था, लेकिन यह धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। शुभारंभ किया है, वो भी किया और कपिलवस्तु महोत्सव का भी शुभारंभ किया और साथ साथ आप सब लोगों को शुभकामनाएं दी कि जिस प्रकार से इन दोनों चीज़ों के ऊपर लोगों के अंदर उत्साह और प्रेरणा देखी है, वो देखकर बड़ी खुशी होती है कि किस प्रकार जिला जिसको कि लोग बाग पहले पीछे मानते थे, अब वो कैसे अग्रणी बनता जा रहा है। बहुत खुशी हुई और जिस तरीके से ये सारा कार्य हो रहा है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव बनेगा। सर, एयर कनेक्टिविटी से कब जुड़ेगा सिद्धार्थनगर? जिस दिन आप जमीन दे देंगे। मेरठ में आयोजित 2 दिवसीय सांसद खेल प्रतिस्पर्धा का केंद्रीय मत्स्य पालन डेयरी विकास राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर से शुरू हुई इस प्रतियोगिता का उद्देश्य खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है। इस खेल प्रतिस्पर्धा में मेरठ के सरधना, मवाना और दोराला ब्लॉक के कुश्ती, दौड़, कबड्डी और वॉलीबॉल के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह प्रतिस्पर्धा 2 दिन तक चलेगी। आज यहाँ सरधना विधानसभा के 3 ब्लॉक सरधना, दोराला और मवाना की प्रतिस्पर्धा यहाँ पे है। इससे जो ग्रामीण स्तर के खिलाड़ी हैं, जैसे आप देख रहे होंगे, गांव के स्तर के खिलाड़ी ब्लॉक स्तर पे खेलेंगे, ब्लॉक से जो टीमें जीतेंगी वो जिला स्तर पे खेलेंगे और जो जिला स्तर पे टीमें जीतेंगी वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के में कोचिंग के लिए उन्हें भेजा जाएगा। तो उद्देश्य यही है कि गाँव की जो प्रतिभा है उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले अपनी प्रतिभा दिखाने का, एक जागरूकता बढ़े और खेल का वातावरण सभी गाँव में। अब आप दूरदर्शन न्यूज़ उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD News UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/DD News UP।